दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास से पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की हम व्याख्या कर रहे हैं। इसके लिए घटनाचक्र पूर्वालोकन की बुक से जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी हम व्याख्यात्मक जो है उन्हें हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें अब तक हमने मौर्योत्तर काल से पूर्व जो वीडियोस में चर्चा किया था। आज हम गुप्त वंश पर जो है चर्चा करेंगे। गुप्त वंश यानी कुषाण साम्राज्य, पहले मौर्य काल की बात की। मौर्य काल के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो दो तरह के उत्तराधिकारी। उनमें एक देशी उत्तराधिकारी थे, देशी उत्तराधिकारी, उसके बाद विदेशी उत्तराधिकारी। देशी उत्तराधिकारियों में सुंग वंश था, उसके बाद कण्व वंश आया, आंध्र सातवाहन वंश और वाकाटक वंश। तो ये आपके देशी उत्तराधिकारियों में माने गए। जबकि देशी उत्तराधिकारी के प्रमुख वंश थे, उनमें सुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश और वाकाटक। जबकि विदेशी उत्तराधिकारियों में आपके हिंद यमन, शक, पहलव तथा कुषाण जो है प्रमुख शासक थे। ये प्रमुख शासक थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के बाद भारत के अनेक भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर जो है अधिकार करके शासन किया। लेकिन चतुर्थ शताब्दी तक जब कुषाण साम्राज्य का विघटन हुआ, कुषाण साम्राज्य का विघटन हो रहा था धीरे धीरे। पंजाब पर इनका अभी भी, पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर कुषाण जो है शासन कर रहे थे, लेकिन पूर्वी भारत की ओर अब कुषाणों का कोई प्रभाव नहीं रह गया था। इसी कारण तथा साथ ही गुजरात एवं मालवा के पश्चिमी भाग में अभी भी जो है शक सक्रिय थे। तो पंजाब के कुछ क्षेत्रों में कुषाण सक्रिय थे, जबकि गुजरात तथा मालवा के पश्चिमी भाग में शक अभी सक्रिय थे। परंतु इनकी भी जो शक्ति थी अब वो धीरे धीरे जो है ह्रास की ओर यानी अपने पतन की ओर बढ़ रही थी। इसी समय उत्तरी भारत का जो शेष भूभाग था उसमें एक नए सत्ता का, एक नए वंश का जो है उदय हुआ, और उसे ही हम जो है गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य या गुप्त शक्ति जो है उसे हम कह सकते हैं। गुप्त काल, सबसे पहले यही चर्चा करेंगे कि गुप्त काल जो है ये किस वंश से संबंधित थे, यानी ये लोग कौन थे, ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे। तो मौर्यों की जो उत्पत्ति के समान ही गुप्तों की उत्पत्ति यानी उनकी जाति का या उनके मूल निवास का प्रश्न जो है वो विवादास्पद है। प्राचीन अनेक भारतीय जो साहित्य हैं या अभिलेख हैं जिनमें ऐसे व्यक्तियों का नाम उल्लेखित है जिनके नाम के अंत में जो है गुप्त लिखा गया। वो किसी भी जो है कास्ट या किसी भी जाति से हो सकते हैं, लेकिन अंततः जो वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंधों के आधार पर बताया गया कि जो गुप्त लोग हैं, गुप्त शासक हैं, यह ब्राह्मण जाति के थे। क्योंकि अधिकांश जो, जैसे चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, इन्होंने अपनी पुत्री यानी प्रभावती गुप्त का जो विवाह है, प्रभावती गुप्त का विवाह है, वह वाकाटक नरेश रुद्रसेन जो वाकाटक नरेश थे रुद्रसेन सेकंड के साथ किया था, जो कि ब्राह्मण थे। इसके साथ ही बालादित्य व भानुगुप्त ने भी अपनी जो बहनों का विवाह है वह ब्राह्मणों से किया था। इससे सिद्ध होता है कि गुप्त वंश के लोग जो है वो ब्राह्मण जाति के थे। इस वंश का संस्थापक जो श्रीगुप्त को कहा गया, लेकिन वास्तविक संस्थापक इस वंश का चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का वास्तविक संस्थापक था, जो 319 ईस्वी में जो है राज सिंहासन पर बैठा। 319 में ही वास्तविक रूप से गुप्त वंश की जो स्थापना हुई। तो पहला प्रश्न इसी से संबंधित है। गुप्त वंश ने डैश डैश दिया है अवधि में शासन किया, तो 319 से 500 ईस्वी के मध्य गुप्त शासकों ने शासन किया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई, किंतु इस वंश का जो प्रभावशाली या शक्तिशाली शासक था वह चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी के तक जो है शासन किया, और इसने अपने जो पूर्वज थे उनके विपरीत महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस वंश के संस्थापकों में जो वास्तविक रूप से वह चंद्रगुप्त प्रथम का नाम है। उसके बाद समुद्रगुप्त है, जिसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ जो चंद्रगुप्त सेकंड है, जिसका दरबार जो नवरत्नों से संपन्न था, कालिदास जैसे विद्वान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के यानी विक्रमादित्य के ही दरबार से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से जो शासक है उनमें से किसने 4 अश्वमेध यज्ञों का जो है संपादन किया। तो इसमें 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने किया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इससे पहले 2 जो है अयोध्याभिलेख जो किससे संबंधित था, वह है आपके पुष्यमित्र सुंग, जो सुंग वंश का संस्थापक था, उनसे संबंधित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, तो ये भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया, क्योंकि इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। इन्होंने दक्षिणावर्त तथा उत्तरावर्त के अनेक शासकों को समय समय पर पराजित किया। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, तो समुद्रगुप्त को कहा गया। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या जो विक्रमादित्य है, इन्हें इसी के शासन को जो है गुप्त काल का स्वर्णकाल कहा गया। तो गुप्त काल का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन को कहा गया। इसमें ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देवराज व देवश्री भी इनके नाम मिलते हैं।
प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो परम भागवत की जो उपाधि धारण करने में इसमें शासक है आपका समुद्रगुप्त, राइट हो जाएगा। नालंदा और गया के जो तामपत्र हैं उनके अनुसार समुद्रगुप्त ही वह प्रथम शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परंतु कुछ पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले जो शासक थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय को भी बताया गया। हालांकि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो चंद्रगुप्त सेकंड को माना। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक यूजीसी के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो एग्जाम कराता है, ये इसने समुद्रगुप्त, इसका आंसर जो है सही माना है। इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह अशोक और समुद्रगुप्त से जो है संबंधित है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त के शासन के बारे में भी सूचना मिलती है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किए। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो इसका जो रचना है वो हरिसेन के द्वारा की गई थी। हरिसेन जो है जो समुद्रगुप्त के दरबार से संबंधित थे। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करते हैं, तो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है, तो वह समुद्रगुप्त के। आगे हो जाएगा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम है, तो कौशल के शासक का नाम इसमें महेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, तो इसमें मुगल सम्राट जो है जहांगीर का भी उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें हरिसेन ने जो है इसकी रचना की थी। कनिंघम के अनुसार, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनके अनुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया, लेकिन अकबर के द्वारा इसे कौशाम्बी से ला करके इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया गया। इसमें मुगल सम्राट जहांगीर का जो है उल्लेख है। पृथ्वी या प्रथम वीर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई, तो यह समुद्रगुप्त के द्वारा जो है धारण की गई थी। ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज, ये पुस्तक है तेज राम शर्मा की, इसमें इन्होंने उल्लेख इसका किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसके बाद पृथ्वीव्यामा प्रतिरथ की उपाधि धारण की थी। यानी ऐसा शासक जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, तो पृथ्वी का प्रथम वीर की उपाधि धारण करने वाले शासक समुद्रगुप्त थे। अगला प्रश्न है, हरिसेन समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि थे। उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की तथा वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा, जबकि ऑप्शन सेकंड इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम की रचना ये नाटक है और इसकी रचना विशाखदत्त द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक तरफ दक्षिण भारत के प्रमुख जो नरेश हैं समुद्रगुप्त के समकालीन और उनके तरफ जो है राज्य दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो इसमें धनंजय जो सम्मिलित हो जाएंगे कुस्तलपुर से संबंधित हो जाएंगे, यूपीपीसीएस जो 93% 2018 में प्रश्न पूछा गया है। दूसरा नीलराज हो जाएगा, तो नीलराज अवमुक्त जो उनका राज्य है, जबकि उग्रसेन ये पालक्का से संबंधित है तथा विष्णुगोपा ये आपका कांची से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ये दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन राजा हैं। दिल्ली की कुर्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसके स्मृति में है, तो ये चंद्र की स्मृति में है। दिल्ली के मेहरौली स्थान से मेहरौली लोह स्तंभ लेख जो है प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपाधियों का वर्णन है, जिसका समीकरण जो है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड से किया जाता है। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो ये गुप्त शासक ही हुए। इस वंश का जो शासक है स्कंदगुप्त, इन्हीं के द्वारा जो है हुणों को पराजित भी किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुणों ने कब्जा कर लिया था। ये स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद की बात है। इनसे जो प्रतिरोध लेने वाले शासक थे स्कंदगुप्त थे। हुणों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया, तो स्कंदगुप्त के शासन में किया। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की, तो भी चर्चा किया है स्कंदगुप्त, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वह कौन थे, तो स्कंदगुप्त। एक ही प्रश्न कितनी तरीके से जो है पूछा गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 21 का भी राइट आंसर डी हो जाएगा। किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया, तो वह अभिलेख कौन सा है जिससे यह सिद्ध होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया, तो ये भीतरी स्तंभलेख है। तो भीतरी स्तंभलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित हो जाए, और ये स्तंभ जो है स्थित है अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अवस्थित है। इसमें पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का भी वर्णन है। पुष्यमित्र जो सुंग वंश के शासक थे, और आपका जो हुण शासक हैं, जो हुण लोग आक्रमणकारी हैं, तथा स्कंदगुप्त के मध्य जो युद्ध हुआ उसका इसमें वर्णन किया गया। हालांकि इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने हुणों को जो है पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण में नहीं था, तो हुण आक्रमण सही हो गया। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना, यह भी एक कारण है। अरब आक्रमण इसमें नहीं होगा, क्योंकि अरब आक्रमण इस समय नहीं हुआ। अरब आक्रमण 711 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था।
तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। शक विजेता किसे कहा गया? तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के, जिनके गुप्त वंश को जो है कला में साहित्य का जो स्वर्ण काल कहा गया वो इन्हीं के समय कहा गया। इन्हें शक विजेता कहा गया जो कि पश्चिमी भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 5वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही जो है पराजित किया और भारत में शक सत्ता का इन्होंने जो है उन्मूलन किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कन्या उपाधि शकारी भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय से अगर संबंधित हम बात करें अन्य जो इनके तथ्य हैं तो इनका टाइम पीरियड जो हो जाएगा 380 से 412 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया है। इन्होंने परम भागवत विक्रमादित्य उपाधि धारण की। इन्हीं के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो चरमोत्कर्ष पर जो पहुंचा वो इन्हीं के समय पहुंचा था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो उत्तराधिकारी थे तो जो इनके पिता थे तो वह समुद्रगुप्त हो जाएंगे। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त जो है सेकंड हुए थे। इसके साथ ही इनके द्वारा इन्होंने अपने जो साम्राज्य का विस्तार है वो पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। हिमालय की तलहटी उत्तर में और दक्षिण में नर्मदा नदी तक का क्षेत्र जो था उस पर इन्होंने एक छत्र जो है राज किया, वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। साहित्य व कला का स्वर्णकाल भी इन्हीं के जो है शासनकाल को कहा गया, जिनके समय जो है 9 नवरत्न के दरबार से जो है इनका दरबार जो है वो संपन्न था। उनमें कालिदास का जो क्षेत्र है, कालिदास जी का जो क्षेत्र है वह नाटक और काव्य से संबंधित है, जबकि वेताल भट्ट इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वेताल भट्ट इसमें जादू, उनका जो क्षेत्र है वह जादू से संबंधित है। जबकि धन्वंतरी इसमें चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त काल में रजत मुद्राओं का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा जो है शुरू किया गया था। रजत मुद्रा का प्रचलन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। इनके समय और एक वैदेशिक संबंधों से अगर प्रश्न आ जाए तो चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के समय जो है भारत की यात्रा पर आया था। 399 से 412 ईस्वी के मध्य जो है भारत की यात्रा पर आया। वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इनके द्वारा वैवाहिक संबंध 3 वंशों के साथ जो है स्थापित किए गए। पहला था आपका नागवंश, पहला नागवंश था। नागवंश के जो राजकुमारी थी कुबेर नागा, तो कुबेर नागा से इनका विवाह संपन्न हुआ, तो नागवंश से संबंधित स्थापित किए। दूसरा वाकाटक है, वाकाटक वंश जो महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के शासकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक नरेश से किया। तो ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रमुख है इनमें कदम वंश, तो कदम वंश जो है ये आसपास जो कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र है इसमें उल्लेख मिलता है। और यहाँ का एक संबंध क्षेत्र है तालगुंडा अभिलेख। तो तालगुंडा अभिलेख में इस वंश के एक शासक काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम से कर दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम जो कुमारगुप्त जो है वो किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त सेकंड के थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है 3 वंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। इनमें नागवंश यानी मथुरा के आसपास का क्षेत्र, उसके साथ ही आपका वाकाटक वंश, इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और तीसरा आपका कदम वंश, कदम ये राजवंश हो जाएगा। तो 3 राजवंशों के साथ इनके वैवाहिक संबंध इनके द्वारा स्थापित किए। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला शासक है, अभी हमने चर्चा की, चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। उन्हें रुपया कहा गया। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कुमारगुप्त प्रथम से जो मंसूर अभिलेख संबंधित है, पतिक से तक्षशिला अभिलेख संबंधित है, प्रभावती गुप्त से ये गलत हो जाएगा उदयगिरी गुहालेख, जबकि समुद्रगुप्त से जो है ईरण अभिलेख संबंधित है। इसमें आपका ये चंद्रगुप्त सेकंड से हो जाएगा उदयगिरी का गुहा अभिलेख। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इनमें एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उनकी रानियों का उल्लेख है। तो आपका पहला जो शासक है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त की जो पत्नी है वह कुमार देवी है। जबकि जो समुद्रगुप्त हैं, ये प्रश्न यूपीपीसीएस जो 92 परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी उसमें पूछा गया है। समुद्रगुप्त की पत्नी का जो नाम है वह आपका दत्ता देवी हो जाएगा। जबकि कुबेर नागा, अभी हमने चर्चा की नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विवाह हुआ था। जबकि कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम अनंत देवी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है ईसा की 3री शताब्दी ईसा पूर्व
क्वेश्चन नंबर 29 है, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी एक अधिक जो है निर्भर हो गए, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर जो निर्भर हो गए। 29 का आपका सी राइट हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो उत्तर भारतीय व्यापार ये ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जबकि पश्चिमी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह भड़ोस था, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। हालांकि गुप्त काल में भारत का जो सर्वाधिक व्यापार है दक्षिण पूर्वी एशिया से ही होता था। इनके जो अन्य बंदरगाह थे इसमें भड़ोच है, कल्याण है और काम्बे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सर्वाधिक उपयुक्त जो उत्तर होगा इसमें ताम्रलिप्ति यानी ऑप्शन ए का राइट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो भड़ोच हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी तथा प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, गलत हो जाएगा। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, तो ऑप्शन 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसमें दिया है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन एक तरह के व्यापारिक संगठन थे। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने या उनकी मानक या कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख भी होता था। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित जो केंद्र है किससे संबंधित है? तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित हो जाएंगे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन संबंधित। अगला प्रश्न है 35 है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की दुर्भी संध्या से जो संबंधित थी, तो ऑप्शन आपका डी इसमें राइट हो जाएगा। ये विशाखदत्त जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो समकालीन उन्हें बताया गया है। इनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्यकालीन जो प्रशासन थे, नीति कार्य थे, उनसे संबंधित स्व प्रकाश ये डालता। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? तो इसमें अभी जो आयोग के द्वारा जो प्रश्न माना, उत्तर इसका माना गया है वह सोमिल माना गया है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो शूद्रक हो जाएगा। इसमें ऑप्शन इसमें नहीं, सी नहीं है, इसमें ई ऑप्शन इसने माना। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम जो लास्ट आंसर की जारी की गई उसके द्वारा इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ए माना गया है। सुश्रुत को इसमें सही माना गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो इसमें धन्वंतरी का है, चरक का है, सुश्रुत का है, जबकि भास्कराचार्य हैं ये प्रख्यात खगोलविद और गणितज्ञ हैं। ये क्या है? गणितज्ञ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती के जो लेखक हैं वो भास्कराचार्य ही हैं। ये भारतीय जो प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं भास्कराचार्य, जिन्होंने इस प्रसिद्ध गणित की पुस्तक की जो है रचना की और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में जो है ये श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि का ही ये क्या है? भाग। प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? IAS 2012 में प्रीलिम्स में पूछा गया है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग होता था। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका, तो गलत हो जाएगा। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। जबकि 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का भी उल्लेख किया है, तो वह अस्पताल कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में था, जो कि मगध साम्राज्य की जो है राजधानी थी। चीनी यात्री जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त काल में भारत आया। इसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की, जहाँ निर्धन गरीब लोगों को निःशुल्क दवाई व भोजन उपलब्ध कराया जाता था, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से ये संबंधित थे? तो ये क्षपणक जो है ये संबंधित थे।
इनकी जो प्रशंसा है वो चीनी यात्री जो है आपका फाहियान है उनके द्वारा भी की गई, और इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही। इनमें सर्वोत्कृष्ट जो कवि थे वो महाकवि कालिदास। कालिदास किसके शासनकाल संबंधित है? चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। गुप्त काल में अगर देखा जाए तो दो जो शासक हैं वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, समुद्रगुप्त और आपका चंद्रगुप्त जो है सेकंड यानी विक्रमादित्य, और इसके साथ ही हुणों का जो आक्रमण है यानी उससे संबंधित जो आप कहें स्कंदगुप्त, उनसे संबंधित जो है प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो इन तीन को एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय व सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय की रचना भी जो है की है, जिसमें इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया, और इन्होंने सबसे पहले खोज कर बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के जो चारों ओर है वो परिभ्रमण करती है, अपनी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है, सॉरी। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो दिनार हो जाएगी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में जो है कौड़ियों का प्रयोग करते थे। स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया? तो दिनार, अभी चर्चा किया है। गुप्त काल में रजत मुद्राओं को जो रूपक कहा गया, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो सबसे पहले गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है सिक्के जारी किए थे, और यह चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। गुप्त काल में लिखित जो संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? तो प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग केवल संस्कृत बोलते थे। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो ये एरण से हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सती प्रथा का पहला जो अभिलेख के साक्ष्य है वो एरण से प्राप्त हुआ। ये 510 ईस्वी का जो है अभिलेख है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का जो है उल्लेख मिलता है। तो सती का जो उल्लेख मिलता है वह है 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से मिलता है। ये गुप्त काल की प्रमुख जो तथ्य हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई 319 ईस्वी में। कूट फर्स्ट का जो है सही सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ सम्राट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड को से सुमेलित करना है। तो री एग्जाम 2015 में ये प्रश्न पूछा गया, यूपीपीसी प्रारंभिक परीक्षा। इसमें अशोक जो है हो जाएगा आपका प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त का जो नाम है वो पर क्रमांक हो जाएगा, जबकि चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य कहा जाएगा और स्कंदगुप्त को कर्मादित्य कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ये यहाँ से प्रश्न पूछ ले जाते हैं कूट यानी सुमेलित करने संबंधित, आप जरूर प्रश्न जो है देख करके जाएँ और नोट्स अपने बनाएं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का क्रमिक पतन में गुप्त काल में शुरू हुआ, जिसमें संपूर्ण गंगा घाटी के में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या फिर उन्हें जो है आवासन के पर्याप्त उनमें जो है विघटन शुरू हो गया। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर जो था वो हेनस्वांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर, कुम्हरहार, सोनपुर, सोहगुरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के जो है प्रमाण उसे मिलते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश ने दिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। और साहित्य एवं कला का जो स्वर्ण युग है वो चंद्रगुप्त सेकंड के काल को कहा जाता है। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा। इस काल को क्लासिक युग या भारत का पेराक्लीन युग भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इसमें आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल जो है इत्यादि कार्य किए गए। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से जो बराबरी हुई? तो ऋग वैदिक काल को छोड़ करके किसी भी अन्य काल में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही है। गुप्त, मौर्य, कुषाण जो चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति कुछ ही तथ्यों को छोड़कर उनकी स्थिति दयनीय जो है बनी रही। तो ऑप्शन इसमें डी आपका सही हो जाए। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग जो है वो वसूला जाता था, जिसे सस्टांश भी जो है कहा जाता है। और भूमि कर को गुप्त अभिलेखों में उद्रंग या फिर भाग कर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 थी। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का छठा भाग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपरहत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये भूमाप से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न ज़्यादा है इसलिए जल्दी ही हम व्याख्या कर रहे हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो यह ब्राह्मणों से जो है संबंधित हो जाएगा। ब्राह्मणों को
कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे अग्रहार कहा जाता है। तो अग्रहार जो है ये क्या था, एक भूमि थी जो ब्राह्मणों को दान में जो है दी जाती थी, यानी उनसे कृषि के बदले कोई किसी प्रकार की कर की वसूली नहीं की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम जो है कहा जाता था, जबकि हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला एक नगद कर था। इसके साथ ही गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया। तो भूमि कर को उद्रंग कहा गया, कई बार इसमें पूछा जाएगा भाई कौन सा जो कर प्रणाली है वे मौर्य से संबंधित थी, जिसमें आपका हिरण्य हो जाएगा। तो हिरण्य मौर्य काल से संबंधित थी, जो एक नगद कर था। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेखित है कि ऊपर निका भूमि पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से जो है ये लिया जाता था उद्रंग। 3वीं शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था, तो लोहे के यंत्रों व उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था, ऑप्शन सी। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटासाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे, तो विदेशी व्यापार करने वाले जो है बंदरगाह थे। घंटासाला, कदूरा तथा चोल ये गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे, जहाँ से विदेशों से जो है व्यापार किया जाता था। घंटासाला और कंदूरा पूर्वी तटीय शहर थे, जबकि चोल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। तोरमाण किस जातीय दल का था, तो ये हुण जातीय दल का था। तोरमाण भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में जो है उसका सामंत था। तो धन्य विष्णु पूछ सकता है कि तोरमाण का सामंत कौन था, तो धन्य विष्णु था। निम्नलिखित में से किसने हुण शासक मिहिरकुल को पराजित किया, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन ने द्वारा मिहिरकुल को जो है बुरी तरह से पराजित किया गया था, जो कि एक हुण शासक था। चीनी यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो संयुगन हो जाएगा। चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की कई प्रतियां जो है एकत्रित की। जबकि फाहियान की बात करें तो फाहियान ने 399 से 412 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत की यात्रा की थी, तो ये 4th शताब्दी में हो जाए। चीनी यात्री संयुगन भारत की यात्रा की, तो उनके द्वारा 515 से 520 अवधि में जो है भारत की यात्रा की गई, यानी 6वीं शताब्दी से ये संबंधित हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कौन ये उत्तर निम्न कूट के आधार पर जो है सही करने हैं। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, सही है। उनका प्रशासन जो है नितांत केंद्रीकृत था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यों का भी इसमें उल्लेख है, यानी जहाँ सत्य का विकेंद्रीकरण किया जाता था, केंद्रीकरण का इसमें जो उल्लेख है वो नहीं मिलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विरुद्ध गुप्त वंश शासक अपनी देवी उत्पत्ति में जो विश्वास करते, तो मौर्य शासक देवी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते, जबकि गुप्त शासक देवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा का विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था, यानी केंद्र और उसके बाद जो है राज्यों में शक्ति का विभाजन कर दिया जाता। जैसे भारत सरकार और उसके बाद भारत सरकार के बाद अनेक जो है राज्य सरकारें, उन्हें भी जो है अपने अपने विषयों में राज्यों में कानून या विधि लाने का जो है सीमित अधिकार दिए गए। आगे हो जाएगा, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विष्टि, बलात्श्रम कई बार पूछे, विष्टि क्या है, बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहालेख, तो प्रभावती गुप्त के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में बेगार बलात्श्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। बेगार प्रथा का प्रमाण जो है मौर्य युग से भी मिलता है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ, तो शतरंज का खेल जो ओरिजिनेट हुआ, उद्भूत हुआ, वह भारत में हुआ। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ, महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान गया और ईरान से फिर जो है तत्पश्चात पूरे यूरोप में फैल गया।